हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। आप देख सकते हैं कि 2025 का ज़माना है। पूरी दुनिया इस वक्त किस स्टैंडर्ड्स पर मौजूद है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आप देखते हैं, नॉन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आप देखते हैं, और पाकिस्तान को जब आप देखते हैं और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं तमाम बाकी ममालिक के साथ, वो भी हम सबके सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान इट्सेल्फ इकोनॉमी वाइज कहाँ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान ने किन किन चैलेंजेस का सामना किया, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में आने वाली जो पार्टीज़ हैं जिनका अलायंस है और फिर उसका मजमुआ बनकर जो हुकूमत हमारे सामने है, वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करी है। इसके अलावा जो इलेक्शंस हुए 2024 के, और भी बहुत सी बातें हैं जो हम जानेंगे पाकिस्तान के हवाले से। मेरे साथ तज्जियाकार मौजूद है, हम इनसे इनका एनालिसिस लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सैयद जवाद अहमद की। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आज हम आपसे आपका एनालिसिस लेने वाले हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, चैलेंजेस जी, का सामना हो रहा है। 2025 नो डाउट बहुत मुबारक साबित हुआ पाकिस्तान के लिए, जब जंग को देखते हैं और ओवरऑल जो इंटरनेशनल फोरम्स में हमारा एक स्टेटस है। जी, लेकिन जवाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सुहेल अफरीदी साहब को एज केपी के वज़ीर आला तैनात कर दिया गया है। उन्होंने हल्फ भी ले लिया है। आपको क्या लगता है कि अब मिस्टर अली अमीन गंडापुर के बाद जो मिस्टर सुहेल अफरीदी को एज हम कह सकते हैं कि वज़ीर आला केपी के अपॉइंट किया गया है, उससे पीटीआई के अंदर जो एक कशीदगी चल रही है, जो ग्रुपिंग्स चल रही हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगी? जो क्लैशेस आपस में पीटीआई के लोगों की हैं और इसके साथ साथ बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म मिस्टर इमरान खान की बात करते हैं, तो उनका नारा है, पिछले केपी के वज़ीर आला भी यही कहते थे कि एक ही मोटो है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते थे वो लोग रिलेटेड टू केपी की जो लोग हैं उनके हवाले से, जो उनकी ड्यूटीज़ है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो यही कहते थे इमरान खान की रिहाई एंड इमरान खान की रिहाई एंड दैट्स इट। अब इनका भी यही नारा है जो आए हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये जो चलें मिस्टर सुहेल अफरीदी आ गए हैं एज़ केपी के वज़ीर आला, रिहाई के इम्कानात हैं मिस्टर इमरान खान के या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूबे का वज़ीर आला जो है ना, वो सूबे का फ़ेस होता है। आप किसी भी सूबे के चीफ़ मिनिस्टर के ज़रिए उसकी सूबे की बेशुमार मतलब जो पैरामीटर्स हैं, वो जान सकते हैं कि वो इकोनॉमी में कैसा है, वो एजुकेशन में कैसा है, उसके लोग कितने आईक्यू के मालिक हैं और उसके सूबे के वज़ीर आला की तरजीहात कैसी हैं। ये सब आप उस सूबे के वज़ीर आला के मुख्तलिफ काम देख के तो उसका अंदाज़ा लगाते हैं। जब उसका इंतखाब होता है तो ज़ाहिर है वो तो कुछ पता नहीं होता ना कि वो कैसा परफ़ॉर्म करेगा। लेकिन आप उसका कुछ पास्ट देखते हैं और कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सुहेल अफरीदी हैं, इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो बीइंग एन ऑर्डिनरी मैन है, वो ज़ाहिर है जो पीटीआई बड़े मतलब ज़ोर-शोर से इसको वो कह भी रही है और वो बात बजा भी है कि वो एक आम आदमी है और वो किसी मतलब लेगेसी से ताल्लुक नहीं रखते, किसी बड़े सियासी खानवादे से उनका ताल्लुक नहीं है। कोई उनकी बहुत बड़ी ऐसी कुछ जागीर नहीं है या ज़राई ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो कोई कारखानेदार नहीं। तो ये हुँ, बहुत अच्छी बात है। ये इससे एक प्लस पॉइंट है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है और इससे एक उम्मीद भी जागेगी कि पाकिस्तान में हम मतलब जो है ये लेगेसीज़ के अलावा या सियासी को बहुत बड़े को जो पिलर्स होते हैं, उनके अलावा भी कोई उस नॉर्मल बंदा जो है, उससे हट कर वो कोई भी है? उठ के तो एक ठीक है, बड़ी पोस्ट पे किसी पे जा सकता है। तो ये एक तो ज़बरदस्त। पाकिस्तान में एक बड़ी होपफुल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट है। जहाँ तक लेकिन अगर आप उनका माज़ी खंगालें और उनको देखें कि वो व्हाट इज़ ही अप टू, तो वो उन्होंने बीकॉम किया हुआ है एक सिंपल सा, उसके अलावा तो उनकी कोई एजुकेशन नहीं है। फिर उनकी जो आप साबका तकरीरें अगर असेंबली में देखें, तो उसमें से इल्मियत या अक़लियत की कोई खुशबू कहीं से महसूस मतलब नहीं आप होती कहते हैं है। अप टू द मार्क नहीं है, नहीं, नहीं, वेल सुनिए, डिज़र्विंग सुनिए, मैं नहीं है। बताता हूँ। वो जज़्बाती उबाल एक जो है ना, वो उनके बातों में शेर-ओ-शायरी है। भी है उनकी बातों नहीं, नहीं, में। शेरो-शायरी भी वो जज़्बाती उबाल के ज़ेर असर है। जी। तो अभी और उसके बाद जब आके उन्होंने पहली तकरीर की है और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो कि बहुत हौलनाक हैं। मसलन वो कहते हैं कि हम जो है अफ़गानों को यहाँ अपने सूबे से नहीं जाने देंगे। हुँ। अब वो अफ़गानिस्तान हम पे हमला कर रहा है और ये कह रहे हैं, मतलब बहुत ही स्टूपिड बात की है उन्होंने। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर अपना सारा ज़ोर जो है, वो जोश-ए-ख़ताबत जो है, वो बजाय उन्होंने कोई बात नहीं की कि जो वज़ीर आला के काम होते हैं, कि जी वो कोई एजुकेशन को ठीक करेगा, रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा, सड़कों को ठीक करेगा, अस्पताल बनाएगा नए, हेल्थ को ठीक करेगा। और जो बेशुमार मसाइल होते हैं सूबे के, जिसके गवर्नेंस के लिए अवाम ने वोट देके उन्हें मुंतखब किया होता है, उस पे उन्होंने किसी किस्म की
कोई बात नहीं की है और उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया है कि इमरान खान को हम रिहा कराएँगे। अच्छा इसको देख लीजिए कि इमरान खान की रिहाई जो है वो एक वज़ीर आला कैसे करवा सकते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉर दैट मैटर मतलब एक पार्टी भी कैसे करा सकती है। देखिए इस मुल्क में जैसा भी है एक निज़ाम इंसाफ़ है। तो उसमें आप अदालत में जब भी एक पिटीशन जाती है, कोई एक प्रोसिक्यूशन जो है वो केस लेके जाता है, वो अपने साथ गवाह और सबूत वगैरह लेके जाता है। डिफेंस उसकी मुखालफत करता है और सब कुछ वो देखते राइट, जा और जज जो है उसको सारा कुछ देख के तो आखिर में एक डिसीजन देता है। अब इमरान खान साहब पे कई केसेज़ हैं, मतलब 3-4 बड़े-बड़े का नाम ले लेते हैं, मतलब साइफर केस है एक, तोशाखाना का है, फॉरेन फंडिंग का है। तो अभी इसमें जो अल कादर ट्रस्ट का है। तो इसमें अभी जो सूरत-ए-हाल है कि उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 में तो एक्विटल हो चुका हुआ है और 1 पे वो ज़मानत पे हैं। तो अभी जिस वक़्त जो गिरफ्तार हैं वो तो अल कादर ट्रस्ट पे हैं। अब देखा जाए तो ये एक कानूनी मामला है। जो भी वो एविडेंस पेश कर रहे हैं, जो भी वो गवाह पेश कर रहे हैं, आप डिफेंस में उससे बेहतर गवाह लाएँ, आप उससे बेहतर एविडेंस लाएँ। ये जो हम फ़िल्में देखते हैं बाहर की या जो टीवी सीरियल्स या मतलब उनकी जो वो वेब सीरीज़ देखते हैं, वो कितने ज़बरदस्त दलाइल होते हैं अदालतों में और उन दलाइल के ज़ेरे असर जो है वो बड़े से बड़ा जिसे हम मुल्ज़िम समझ रहे होते हैं, वो बाद में पता चलता है कि बेगुनाह है। तो अगर एक अक़लियत का तकाज़ा जो है वो तो यही है कि उनको अपना सारा ज़ोर अदालतों में लगाना चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि वो उन्होंने ये काम नहीं किए, मतलब साइफ़र तो अभी उन्होंने जलसे में लहराया था, अब उससे क्या मतलब किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें उस पे एक्विटल दे दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो समझते हैं कि अदालतें ज़ेरे असर हैं, तो फिर एक्विटल किस तरह हो गया, रिहाई किस तरह हो गई है? ये तो बड़ी अजीब-सी बात है और फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट गई हुई है, चैलेंज किया उसको। अब सुप्रीम कोर्ट में भी अब ज़ाहिर है ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा मतलब है कि वो एक अच्छा खासा उनकी जो है ना फैन बेस है और फैन बेस ना भी हो अगर, तो अगर आप समझते हैं कि आप बेकसूर हैं, तो आपको अदालतों से रुजू करना चाहिए और अदालतों में अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। ये 26 नवंबर की तरह आके आप इस्लामाबाद में मतलब धावा बोल दें और फिर मतलब वहाँ आंसू गैस स्टार्ट हो जाए, आप खुद भाग जाएँ, कारकुन पीछे रह जाएँ, तो सुहेल अफरीदी ये काम तो बिल्कुल करेंगे। ये तो यानी डेफ़िनिटली आप कह रहे हैं कि वही होगा सब कुछ जी, जो जी। पहले होता जी, रहा जी, है, बिल्कुल वो करेंगे, ज़्यादा लेकिन नतीजा भी नहीं आएगा ज़ोर-शोर कोई से ऐसा। करेंगे, लेकिन एक बहुत खूबसूरत एक जुमला है कि जब हंडिया उबलती है ना, तो सबसे पहले जो उसका नुकसान है ना, उसके अपने किनारों को होता है। तो जो आपने पीटीआई का सवाल पूछा था, ये जब दोबारा कोशिश करेंगे और दोबारा नाकाम होंगे ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इनकी अपनी पार्टी में जो ग्रुप्स हैं उन पे बहस होगी, कुछ पे इल्ज़ाम लगेगा, कुछ पे मतलब कुछ क कहा असरात जाएगा। उन पर वो होंगे। होंगे तो मतलब सलमान अकरम रज़ा एक दफ़ा पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे, आपको मालूम ही है। इसी मतलब प्रेशर्स के ज़ेरे असर। तो ये पार्टी जो है ना मेरे ख़्याल में इन कामों से वीक होगी। उन्हें चाहिए अपनी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो रखें और अदालतों में इस इमरान खान काम के की लिए उनको रिहाई के अपॉइंट लिए किया अपना गया पूरा है। ज़ोर लगाएँ। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एज़ अ गवर्नर या चलिए गवर्नेंस वज़ीर आला केपी के जिस काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं, उनको उसी काम की तरफ जो है वो फ़ोकस्ड रहना चाहिए। उनके कुछ टारगेट सेट होने चाहिए जो कि केपीके की डेवलपमेंट करते हुए नज़र आए और केपीके की डेवलपमेंट में नज़र आए। जी, जी। वो और सूबा बहुत पीछे रह गया है। ये इनफॉर्मल सारे उनके एम्बिशंस हैं कि रिहाई करवानी है एंड दे कैन डू एनी मिससेलेनियस और इररिलेवेंट थिंग गोइंग बियॉन्ड द लाइन्स दैट आई थिंक ये सिस्टम के हाथ में ये होने चाहिए फैसले और उसी के लिए स्मूथली इंतज़ार करना चाहिए बानी पीटीआई को भी इफ़ ही इज़ बिहाइंड बैर्स टिल द मोमेंट। एनीवेज़ मूविंग ऑन अगर बात करते हैं हुकूमत की, हमारी जो हुकूमत है इज़राइल के मोटिव को वो किस तरह से लेती है? इज़राइल के हवाले से क्या पॉलिसीज़ है हमारी हुकूमत की? अच्छा, देखिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स ये तो क्वेश्चन है बिकॉज़ इसराइल का क़याम जो है वो पाकिस्तान की तरह एक नज़रिए की बुनियाद पे आया था। मतलब वो जिस तरह हम इस्लाम के नाम पे कायम हुए थे, वो यहूदियत के नाम पे कायम हुए हैं। और एक बिल्कुल ही बेसलेस किस्म की चीज़ है, एक जबर है, फिस्तायत है, इस्तिबदाद है कि किसी एक मुल्क के लोगों को आप उठा के कह दें कि जी तुम लोग चले जाओ और हम जो हैं ये हमारा मुल्क है। ये तो बिल्कुल ही ज़ुल्म है, जबर है और इसकी हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में मज़म्मत की थी और उन्होंने वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में कहा था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो हमारी जो इसराइल के बारे में पॉलिसी है वो तो बड़ी ही साफ़, शफ़ाफ़ और तमाम गवर्नमेंट्स में जो भी मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई, सिविल गवर्नमेंट्स आई, वो यही रहे कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। और मतलब अब ये हुआ है, मैं अब ज़रा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके आगे आ जाता हूँ कि फ़लस्तीनियों ने काफ़ी मुज़ाहमत की। अच्छा फ़लस्तीन फिर आखिर में वो एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ था। ओस्लो अकॉर्ड के तहत जो है फिर वो एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी, एक
छोटा सा इलाका जो है वो आ गया था, लेकिन हमास उसको जो है वो नहीं मानती। वो पीएलओ के जो लोग थे वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पे मतलब हो गए थे, लेकिन हमास के जो लीडर्स थे ना, खालिद मशअल और वो बाकी जो थे, वो इसको नहीं मानते थे और वो मुसल्लह मुज़ाहमत को जारी रखे हुए थे। तो अब वो ये जब से अक्टूबर 2023 के बाद से, मतलब जब से उन्होंने जंग शुरू की और उसके जवाब में बर्बरियत का एक ज़ुल्म और सितम का एक पूरा बाज़ार गर्म हो गया। तो इससे मतलब वो बेचारे फ़लस्तीनी तो ज़ाहिर है आग और खून में नहा गए और वो शहीद हो गए और वो मतलब सब कुछ तबाह हो गए। लेकिन उससे एक जो बहुत बड़ा असर पड़ा कि जो आलमी ज़मीर है वो जाग उठा है। आप देखिए फ्रांस में, स्पेन में, इटली में कितने बड़े-बड़े मुज़ाहरे हुए हैं। आयरलैंड ने तस्लीम कर लिया, नॉर्वे ने तस्लीम ट्रू। कर लिया फ़लस्तीन को और इसराइल की मज़म्मत की है बड़ी। 150 से ज़ायद ममालिक ने किया है। 150 से ज़्यादा ममालिक कर चुके हैं, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट है मैं कह रहा हूँ, इन्होंने हालिया दिनों में की है। जी। तो अब इज़राइल को तस्लीम करना जो है वो अगर उसको देखा जाए तो वो सिर्फ़ उस सूरत में हो सकता है अगर हमास उसको तस्लीम कर ले, क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो पहले ही तस्लीम करती है, लेकिन हमास नहीं करती। तो हमास अगर इसराइल को तस्लीम कर लेती है, क्योंकि उनका इलाका था ना, उनकी ज़मीन थी, जिस पे एक जारह आके तो काबिज़ हो जी, गया जी। था। तो अगर वो मान गए हैं तो फिर हम हमारे पास क्या बुनियाद रह जाती है ना तस्लीम करने की, ये तो ज़िदबाज़ी हो जाती है ना। तो अभी ये जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है या जो ट्रंप मतलब कोशिशें कर रहा है और हमास ने मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है, अभी इट्स अ लॉन्ग टाइम टू गो बिकॉज़ अभी तो वो होंगी, टॉक्स होंगी, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, वो देखना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन नाउ हमास। ये एब्सोल्युटली राइट। हमारा जो भी डिसीजन है, वो हमास के बाद ही आएगा, हाँ उससे जी। पहले नहीं आएगा। अ, ठीक, ठीक। यानी कि हमास के ही फ़ैसले पर ये सब कुछ इन्हिसार करता है टू सम एक्सटेंट बिकॉज़ एक इंटरनेशनल स्केल पर ये मामलात चल रहे हैं और उसको देखना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके फ़ैसले भी इनकमिंग हम कह सकते हैं कि इनकमिंग डेज़ ही हम देख सकते हैं जी, और जी। हम बता सकते हैं नाज़रीन को। सर इलेक्शंस की तरफ आते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शंस की मैं बात करूँगी। 2024 में फ़रवरी 8 को जो इलेक्शंस हुए, आपको क्या लगता है कि उद उस वो इलेक्शंस रिगिड थे? बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब ये सवाल है क्योंकि ये एक जनरल ओपिनियन है जो कि आपकी में से हाँ, अवाम में पाई बेस्ड जाती है। ऑन अच्छा, मैं इसका जनरलाइज़्ड। जवाब थोड़ी-सी ज़रा तफ़सील से देना पसंद करूँगा। जी, प्लीज़। देखिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो माशाल्लाह बड़ी पॉलिटिकली मतलब अलाइव अभी तो नेशन है, कौम है, वो ये पूरी एक जनरेशन है। तो इन्होंने पहले पहल जहाँ के पहला या अपना दूसरा वोट जो है ना कास्ट किया था। अब राइट। वो ज़रा उस वोटिंग प्रोसीजर को थोड़ा-सा जो है ज़रा देखिए कि वो बंदा जब अंदर जाता है वोटर एक, पहले तो उससे मोबाइल ले लिया जाता है, कुछ उसकी जेब में नहीं होता, सिवाय एक शनाख्ती कार्ड के, असल शनाख्ती कार्ड के। असल शनाख्ती कार्ड के साथ जाता है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसका उसको पहले बल्कि एक पर्ची दे दी जाती है अपनी पार्टी की तरफ से जिसमें उसका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है उस नंबर पे, वो 237 फॉर एग्जांपल 237 पे वो गया। मोहम्मद खालिद का नाम था, उसने उसको चेक किया और उसका शनाख्ती कार्ड मांगा कि तुम वाकई मोहम्मद खालिद हो कि नहीं हो। जब उसने वो चेक कर लिया तो उसने फिर उसके हाथ पे वो एक लकीर लगा दी ताकि वो दोबारा वोट ना डाल सके और उसको आगे भेज दिया एक और के पास। उसने भी दोबारा वही चीज़ें चेक की और आखिर में उसे वोट दिया और वोट डाल के तो उसने वो स्टैम्प करके तो उसमें बैलेट बॉक्स में डाल दिया। अच्छा, अब ये सारे प्रोसीजर में अगर किसी ने रिगिंग करनी हो, धांधली करनी हो, तो वो किस तरह हो सकती है? मेरे लिए तो थोड़ा-सा मुश्किल है मतलब ये सिमुलेट करना कि वो किस तरह हो सकती है बिकॉज़ जब तक वो उसका वोटिंग लिस्ट में से नाम नहीं कटेगा, जब तक अच्छा फिर उसके जो पार्टी के बंदे हैं, वो उस सारी प्रेमिसेस में मौजूद होते हैं, वो देख रहे होते हैं। अगर कोई बंदा उन्हें मशकूक लगता है तो वो उसकी फ़ौरन रिपोर्ट करते हैं प्रिजाइडिंग जी। ऑफिसर को और वो फ़ौरन और आजकल तो मीडिया का दौर है, फ़ौरन शोर मच जाता है और ये वो। तो अच्छा मैं थोड़ा-सा आगे जाते हैं, तो 5 बज गए अब इलेक्शन टाइम जो भी था 5 बजे तक, 6 बजे तक वो हो गया, खत्म हो गया। अब क्या होता है? अब सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ है और यहीं सबसे बड़ा मसला आ रहा है जो पाकिस्तानियों को नहीं पता। अब यहाँ इसके बाद तमाम पार्टीज़ के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, वो बैठ जाते हैं और जो वोट हैं वो जो पोलिंग बॉक्स था, उसको उनके सामने जो है वो अनसील किया जाता है पहले ठीक, तो, ठीक, पहले वो सील ठीक। हुआ होता है। राइट। उसे अनसील किया जाता है और वो वोट जो हैं वो सारे उनके सामने आ जाते हैं और वो फिर मिलकर गिनते हैं। वो सारे पोलिंग एजेंट आपस में अच्छा यार शेर के मुझे देते जाओ, तुम तीर के मुझे देते जाओ, पतंग के राइट। मुझे देते जाओ, फलाँ के मुझे देते जाओ। सेग्रीगेट करके सेग्रीगेट इनको अच्छा हाँ वो जी। सारे एक-दूसरे को देते रहते हैं। जब वो सारे हो जाते हैं, तो फिर उनकी गिनती वो खुद करते हैं कि अच्छा जी मेरे तो 237 हैं, मेरे 412 हैं, मेरे 70 हैं मतलब ये वो। राइट। और ये तमाम चीज़ें उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद चेक करता है कि वाक़ई वो 237 हैं, 412 सुपर हैं, ये चेकिंग जो भी होती है है। या कोई वोट अगर उसमें से वो दोबारा देखता है कि कोई वोट हुँ। खाने से बाहर लगा हुआ है या जो भी है मतलब वो मुस्तरद कर देता है, वो सबको दिखाता है कि देखिए जी ये मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा,
इसके बाद ये जो सारी बात चल रही है 45 की, फॉर्म 45, उस फॉर्म 45 पे उन पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उन उम्मीदवारान के नाम लिखे जाते हैं, उनके हासिल करदा वोट लिखे जाते हैं, जो कि पोलिंग एजेंट्स ने खुद कैलकुलेट किया, खुद उन्होंने कैलकुलेट नहीं किए, सॉरी, जो उन्होंने खुद गिने हैं, जी। जो वो लिखे जाते हैं और उनके साइन कराए जाते हैं। अब एक हल्फन मतलब हाँ, हल्फ ही हो गया ना, नहीं, एक हल्फ तो सिग्नेचर ज़ाहिर हो गया, पोलिंग अंडरटेकिंग हो एजेंट गई ने ना, मतलब उसने खुद गिने कि बेस्ड कि ऑन मेरे ट्रूथ। उम्मीदवार के यस। 270 वोट थे, उसने 270 वहाँ फॉर्म 45 पे लिखे और उसने साइन किए। जी। अच्छा, और साइन करके वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फिर दोबारा सील कर दी चीज़ें सारी, और वो रिजल्ट उसने जो है वो एक ऑफलाइन जो है उसके ज़रिए उसने भेज दिया, उसकी तस्वीर जो है आगे अपने इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर को। जी। अब रिटर्निंग ऑफिसर ने वो जितने 2-250 उसके हल्के के पोलिंग स्टेशन थे, उन सब का उसने रिजल्ट लिया और उसने कैलकुलेटर से वो देखे कि फलां उम्मीदवार के इतने, फलां उम्मीदवार के इतने, और उसने वो रिजल्ट कंपाइल करके फॉर्म 47 पे लिखा, और वो अच्छा, ये दोनों चीज़ें अपलोड हो गईं, साथ ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी। अब मुझे सारे प्रोसीजर में बता दें धांधली कहाँ से हो सकती है। अगर वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 जो है वो गलत है, तो वो तो आपके पोलिंग एजेंट ने खुद साइन किया, वो कैसे गलत हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तो गलत हो। अच्छा चलिए फिर ये बताइए अच्छा, और कि जो फॉर्म एक 47 फॉर एग्ज़ाम्पल छोड़िए, सॉरी, ये ज़रा, 47 की बात करें फॉर्म ना अब आप, 47 पे कह रहे हैं कि जी अगर वो गलत है, तो वो कैसे गलत है? ये 250 आपके पोलिंग एजेंट्स थे। ये जो 2 फॉर्म्स के दरमियान एक टसल है, जिस पर अक्सर बात की जाती है, डिफरेंस क्या है? आपने फॉर्म 47 के हिसाब से तो प्रोसीजर्स बता दिए, जो फ कि बेस्ड ऑन देखिए, ट्रूथ फॉर्म है। 47 रिज़ल्ट है ना, बेसिकली हाँ जो जी, कंपाइल्ड रिज़ल्ट है वो तो फॉर्म फॉर्म 47 है। 47 है तो और फॉर्म 45 40 व्हाट्स इंडिविजुअल दैट? पोलिंग स्टेशंस के हैं, वो तो इंडिविजुअल ठीक, पोलिंग स्टेशंस के हैं। तो फॉर्म 45 तो आपके पोलिंग एजेंट ने खुद साइन करके सर्टिफाई किया है कि ठीक है, और उसी की कैलकुलेशन अगर फॉर्म 47 में हुई है, तो कैसे रिगिंग हो गई? मैं जानने से कासिर हूं कि पार्टी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जो हैं ख्वाजा साद रफीक, वो इलेक्शन हार गए, उसके मरकजी वजीर खुर्रम दस्तगीर इलेक्शन हार गए, उसके एक और वजीर राना सनाउल्लाह हार गए, राइट, उसके कायद मियां नवाज शरीफ मानसेरा से जहां आज राइट। तक वो नहीं हारे, वहां से हार गए। बिलावल भुट्टो, और बिलावल यस। भुट्टो तो चलो छोड़ें, वो तो इतनी वो नहीं। ऑल्दो लेकिन आप देखें ना, इफ ही वांटेड टू हाँ, हैव तो वो हिज ये सारे रिवाइवल इन मतलब लाहौर, ही कुड हैव डन एनीथिंग। ये सारे बंदे तो हार गए, तो उसके बावजूद धांधली हो गई। अच्छा, मजे की बात ये है कि नून लीग की सीटें कम से कम, अगर मुझे सही तरह याद पड़ रही हैं, तो गालिबन 63 सीटें थी जनरल इलेक्शन में, और बाद में वो खैर वो स्पेशल सीट्स मिलकर और हो जाती हैं, और इनकी 93 थी पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार मतलब थे, तो 30 सीटें तो आपकी ज्यादा थी। तो फिर धांधली कैसे हो गई? मतलब, और ये धांधली भी अजीब गरीब किस्म की है कि केपीके में नहीं हुई है, जहां से पीटीआई जीती है, और पंजाब में हो गई है जहां से पीटीआई तकरीबन बराबर थी, मतलब। तो वो तो कहते हैं ये कि अजीब हाँ, गरीब सी बात है, ये बिल्कुल फजूल बात है, जो जाहिर है जिसको इलेक्शन प्रोसीजर नहीं पता, जिसको मतलब को रिसर्च से नहीं दिलचस्पी, वो यही बात करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके जी, बाद जी। भी एक प्रोसीजर है। उसके बाद आप समझते हैं कि नहीं, ये गलत था, कुछ किया हुआ है, तो वो आप पटिशन दायर करते हैं। वो पटिशन जो है पहले इलेक्शन कमीशन सुनता है, वो रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो ट्रिब्यूनल सुनते हैं। ट्रिब्यूनल ने भी अगर गलत फैसला दिया, फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद फिर राइट। सुप्रीम कोर्ट है। आप किसी में भी नहीं गए, 2-3 ट्रिब्यूनल में आप गए हैं, उसके अलावा गए ही कहीं नहीं, और वो ट्रिब्यूनल ने भी खारिज कर दी क्योंकि सबूत तो थे कोई नहीं साथ। तो फिर कहाँ से रिगिंग होगी और कैसे रिगिंग होगी, मैं जानना चाहूँगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की, और इसके अलावा जब भी कोई हारते, किसी एक ने हारना है, किसी एक ने जीतना है। ये तो एक हम कह सकते हैं कुदरती अमल भी है, किसी भी सिस्टम का या किसी भी गेम का। तो जो हारेगा उससे तो यही कहना है ना, उसके साथ अनफेयर हुआ कि वो जीत नहीं सका। जो जीतेगा वो कहेगा मैं तो मेरिट मतलब पर हूँ। तो ये तो एक टसल चलती माज़रत रहेगी। के साथ थोड़ी-सी इसमें पीटीआई का एक कल्चर भी इन्वॉल्व है। क्योंकि 2013 में जब ये एक ओवरवेलमिंग की मेजॉरिटी से हार गए थे, तो इन्होंने तब भी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। अच्छा, 2018 में नून लीग हार गई थी, लेकिन क्या उन्होंने इस तरह की मतलब कब हड़बोंग मचाई थी? ये उन्होंने तो बिल्कुल उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। हुँ, तो 2024 में आप वैसे तो इलेक्शन जस्ट जीत गए। बिकॉज़ दे कुडन्ट विन सो दे आर सेइंग मेरे कि ख्याल में कुछ। तो जीत चुके थे। अब अपनी ज़िद थी कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट नहीं बनानी, तो उसमें आपका कसूर है। उसमें किसी और का कसूर नहीं है, प्रोसीजर का तो कसूर नहीं है, या किसी और मतलब प्रोसेस का तो कसूर नहीं है। चलें, उम्मीद है कि नाज़रीन को आपने जिस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम बताया है, ये जो पूरी हायरार्की बताई है, समझ में आ जाए, ताकि उनको मालूम हो कि इलेक्शंस में जो रिगिंग होती है उसमें एक्चुअली असल फ़र्क क्या है और हुई भी थी या नहीं। एनीवेज़ मूविंग ऑन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ की बात करते हैं। उनकी परफ़ॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं उनके इस करंट टेन्योर में, इस हुकूमत में? अच्छा, देखिए, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को जाँचने के, उसको जज करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ राइट, पैमाने होते बताइए हैं, जिसमें कैसे? सबसे अहम जो है वो मुआशी होता है। बिकॉज़ हमारा तो सबसे बड़ा जो मसला है इस अवाम का, वो मईशत है, मतलब। ट्रू, तो अब अगर हम मुआशी इंडिकेटर्स को देखें, तो
अच्छा, मैं 2022 से चले नहीं शुरू करता, जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने पे था, उस वक़्त तो बहुत ही बुरे हालात थे। लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ मैं 2-3 आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि उस वक़्त जो है वो इन्फ्लेशन 43% तक चली गई थी। राइट। और बहुत ही सब चीज़ें जो थीं वो डिज़ास्ट्रस थी। इस वक़्त इन्फ्लेशन जो है वो 5.6% पे है। अब 43% से 5.6% पे लाना, ह्यूज ये कोई छोटा डिफरेंस। काम नहीं है, इसके लिए इट्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इट्स अ बहुत ह्यूज खून डिफरेंस। और पसीना। दिल जलाना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, एक तो ये मतलब हो गया। अच्छा, उसके बाद फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स देख लें आप, वो इस वक़्त 2700 बिलियन प्लस हैं पाकिस्तान के यूएस डॉलर्स में। आप जीडीपी देख लें, वो उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा, वो 4% को टच कर रहा है। अच्छा, आप जीडीपी इटसेल्फ देख लें, वो 350 बिलियन पे तकरीबन होती थी, इस वक़्त वो 425 बिलियन पे जा चुकी है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ कि मैंने कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जनवरी टू सितंबर 24 के मुकाबले में जनवरी टू सितंबर 25 में 53% गाड़ियों की सेल बढ़ी है। तो इतनी महँगी गाड़ियाँ मतलब करोड़ रुपए, सवा करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए के, और उसके बावजूद उनकी सेल बढ़ रही है, तो इसका मतलब है लोगों की परचेज़िंग पावर है तो बढ़ रही है ना। अब आप नई कंपनीज़ ज़रा देखें जो खुली हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो आप इस वक़्त मेरे पास फ़िगर नहीं है, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर आप जाँचें, ज़रा देखें जाके, तो बहुत सारी नई कंपनीज़ जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं, तो वो काम करने के लिए हुई हैं, ज़ाहिर है। अच्छा, इसके अलावा आप वैसे रोडों पे देख लें, आप एक चैनल मतलब एक वैसे आप देख लें, तो आपको खाने-पीने की जो है वो ज़्यादा नज़र आएँगे, होटल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। और मतलब बिज़नेसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, सिर्फ़ एक शोबा जो है वो ज़मो-हाली का शिकार है, और जो मैं थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगर आप इजाज़त दें तो मैं दे दूँ, वो वो तो सुनने प्रॉपर्टी के का बाद है। पता वो चलेगी। प्रॉपर्टी का है, और प्रॉपर्टी को होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर्टी एक नॉन प्रोडक्टिव चीज़ है। वो एक ज़मीन का टुकड़ा है जो पड़ा हुआ है और वो बढ़ रहा है और उसमें लोग पैसा लगाए जा रहे हैं, तो अगर वो उसी में पैसा लगाते रहेंगे, वो किसी होटल में नहीं लगाएँगे, किसी ट्रांसपोर्ट में नहीं लगाएँगे, तो साइकिल फिर किस तरह चलेगा इकोनॉमी का? वो साइकिल तो मुंजमद हो गया ना, तो प्रॉपर्टी जो है वो कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसकी वजह से जो है मुल्क की तरक्की जांची जाए। तो वो एक शोबा डाउन हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छा सही तरीके से डाउन हुआ है, और बाकी तमाम इंडिकेटर्स आपको अच्छे लगता हैं। है होना चाहिए था डाउन? जी, जी, बिल्कुल होना चाहिए था। देखिए, अब आम आदमी किस तरह घर बनाए? अगर वो बेचारा मतलब बहुत सारे करोड़ अगर नहीं जमा कर सकता, तो वो अपने घर तक नहीं बना सकता था। तो ये तो ज़्यादती है ना, जो कि पहले मतलब जो है 1 करोड़ रुपया होता था, तो आप अच्छा खासा घर बना ले लेते थे आज से 20 साल पहले। तो 20 साल पहले ठीक है, डॉलर जो है वो 60-70 का था, लेकिन मतलब अगर आप उस हिसाब से भी देखें, तो मतलब वो कोई कंपैरिज़न ही नहीं रह गया, जिसमें जो प्रॉपर्टी इतना स्काई रॉकेट कर गई थी। अच्छा, एक तो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया, दूसरा आप डिप्लोमेटिक मतलब इंडिकेटर ले लें शहबाज शरीफ का। तो खान साहब के दौर में मतलब सऊदी अरब हमसे नाराज़ था, चाइना को सीपेक बंद करके हमने नाराज़ कर दिया था। कतर, कुवैत, ये वो सारे जो हैं, ये इनके साथ भी मुख्तलिफ मतलब अवामिल थे, और मतलब सब कुछ था। तो अब आप देखें डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, मतलब वो सदर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका बार-बार ज़िक्र करते हैं, अभी कल ही उन्होंने शर्म अल-शेख में बाकायदा राइट। मतलब शहबाज शरीफ का नाम बुला के उन्हें स्टेज पे मतलब अपनी जगह तकरीर करने के लिए ट्रू। बुलाया, और वो बहुत उनको बुला चुके हैं और उनको टाइम दे चुके हैं, डेढ़-डेढ़ घंटा वो मीटिंग करते हैं, और वो ऐलान कर चुके हैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट का। तो सऊदी अरब बहुत ऐलान कर चुका है, तो कतर, कुवैत वगैरह जो है, और इस जंग के बाद जो है, वो तो आप डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, तो एक बहुत पाकिस्तान की ग्रेस में इज़ाफ़ा हुआ है। तो अगर आप किसी एक न्यूट्रल आई से देखें, तो पाकिस्तान इस वक़्त बहुत आगे जा रहा है, और चूँकि प्रीमियर इस वक़्त शहबाज शरीफ हैं, तो हमें उनका इसका क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा। दुरुस्त। चलिए देखते हैं कि मज़ीद पाकिस्तान के हालात जिस तरह से अभी पॉजिटिव नोट पर हम डिस्कस कर रहे हैं और मज़ीद किस तरह से चेंजेस आती हैं, लेकिन पॉजिटिव लेवल पर ही, और पाकिस्तान में किस तरह से खुशहाली आती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है पाकिस्तान का कितना और फ्लोरिश करता है। विल सी। अभी तो इट्स अ लॉन्ग रन, वी हैव टू जी, जी। कीप ऑन लुकिंग अहेड। एनीवेज, पाकिस्तान के अगर इंटरनेशनल स्केल पर दूसरे ममालिक के साथ हालात किस तरह के, उन पर बात करें तो पूरी दुनिया देख रही है कि यूएसए किस तरह से पाकिस्तान की हर दफ़ा तारीफ करता है। इंडिया के हालात सबके सामने है जंग के बाद। अफ़गानिस्तान के हवाले से बताइए कि पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान का जो हमला है, और ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान अब एक नया क्लैश शुरू हो गया, जबकि पाकिस्तान तो एज़ अ बैकबोन, एज़ अ सपोर्ट अफ़गानिस्तान के लिए हमेशा से रहा, साबित रहा। तो क्या इस प्रोपेगेंडा को आप देखते हैं?
अच्छा देखिए वो तो इन्वॉल्विंग इंडिया एज़ जी, जी, वेल? वो नाज़रीन को ये तो सब मालूम ही होगा कि 47 में पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की जो वाहिद किसी मुल्क ने मुखालफ़त की थी वो अफ़गानिस्तान था और उसके बाद उसके बहुत सारे मलेशियाज़ और कबाइल जो हैं वो मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान पर हमलावर होते रहे और ये मतलब हमारा जो पहले जो सरहद सूबा होता था और अभी पख्तूनख्वा सूबा है, इसको मानते ही नहीं थे, वो तो कहते थे कि ये हमारा ही इलाका है और इस वजह से बेसिकली उनके जो है ना ये प्रॉब्लम रहते थे। पाकिस्तान अपने आला ज़रफ़ी और दरिया दिली की वजह से हमेशा उनके अताब का ही शिकार रहा है। लेकिन अभी हालिया दिनों में जो हुआ है अच्छा इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि जो इस वक़्त अफ़गान गवर्नमेंट है वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं है और वो कोई पढ़े-लिखे लोग भी नहीं हैं, कोई इतने आकिल-बालिग लोग भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को होड़विंग करना जो है ना वो बहुत आसान होता है। मसलन कोई भी मुल्क उन्हें कुछ थोड़ा-सा कोई ज़रा कोई पैसे का लालच दे दे कि हम तुम्हारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ये बना देंगे, हम रोड बना देंगे, हम रेल बना देंगे। हम तो तुम्हें वैसे भी तुम्हारे जो है ना ज़र मुबादला के ज़खायर में करोड़ ट्रू। डॉलर कर देंगे। तो वो जो इंडिया ने ये काम जो है ना बड़ी चाबकदस्ती से किया और वो फ़ौरन उसकी गोद में जाके बैठ गए। मतलब वो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया एहसान फ़रामोशी करते हुए कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। और वो दुश्मन को छोड़ें वो एक नॉन मुस्लिम मुल्क है और उन्होंने तो बामियान में पिछले दौर में अपने जो है वो मुजस्मे जो है वो उड़ा के रख दिए थे कि ये बुत परस्ती है। तो जो बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ है दुनिया में, आप उसकी तरफ चले गए कैसी अजीब-सी बात है। अच्छा वहाँ चले गए तो उस वहाँ ये अभी जब गए हुए थे मुत्तकी उनके वज़ीर ख़ारिजा जो हैं, तो वहाँ एक बड़े बावसूख ज़रिए से मुझे ये खबर मिली है कि उन्होंने इनको शह दी थी कि तुम इनका वेस्टर्न बॉर्डर जो है ना, उसको हॉट कर दो और वो इसको सहार नहीं सकेंगे और वो अपनी सारी एफर्ट इधर लगाएँगे और वो जब इधर एफर्ट लगा देंगे तो इधर पीछे से हम अटैक कर देंगे और हम ये पाकिस्तान का जो है ना कांटा ये निकाल देंगे। अब ये एक मकरूज़ साज़िश थी जो उन्होंने तैयार की और उसके ज़ेरे असर, उसके पेशे नज़र उन्होंने ये हालिया अटैक किया था। और अब आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है नाज़रीन को कि उस रात इनके कई जो तैयारे हैं वो फ़ज़ा में भी बुलंद हुए थे इंडिया के। लेकिन पाकिस्तान एयर फ़ोर्स खैर चाको-चौबंद थी तो वो भी जैसे ही फ़िज़ा में आए रडार्स पे तो वापस चले गए खैर। तो वो इसी ताक में थे कि ये थोड़ा-सा ज़रा अंदर जाएँगे, वो यहाँ से एडिशनल ट्रूप्स जाएँगे, इनकी ज़रा निगाह हटेगी ज़रा ईस्टर्न बॉर्डर से, तो हम इसमें से इनग्रेस कर जाएँगे। तो ये एक बड़ी साज़िश का हिस्सा थे, लेकिन वो तो ख़ैर पाकिस्तानी फ़ौज ने उन्हें मतलब ऐसा जवाब दिया कि वो नस्लों तक याद रखेंगे और वो उनकी साज़िश जो है वो नाकाम हो गई है। लेकिन ये अफ़गानिस्तान जो है अब शायद मेरा ख़्याल में मौका है कि ये अफ़गान जो हैं ये तो 42% हैं जो पश्तून हैं। बाकी तो ताजिक हैं, बाकी तो और हज़ारा हैं, उज़्बक हैं। तो ये वाखान की पट्टी जो है, जो ताजिकिस्तान के साथ भी जिसका बॉर्डर लगता है और चाइना के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी लगता है। तो इसमें तो कोई पश्तून नहीं है, इसमें तो वही सारे हज़ारा और ताजिक और वो हैं और वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं पश्तूनों को। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो उनकी हिमायत हासिल करके, तो वाखान की पट्टी जो है ना, वो इनके कब्ज़े से आज़ाद करा लें। तो इसका स्ट्रैटेजिक असर बहुत पड़ेगा। मतलब चाइना और ताजिकिस्तान जो है, वो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो और इनको अब ना सबक सिखाना ज़रूरी हो गया। चलें लेट्स सी क्या मज़ीद सूरत-ए-हाल होगी इस हवाले से। सर प्रॉक्टर एंड गैम्बल मुल्क से चली गई है। शेल की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपना काम विदिन पाकिस्तान महदूद कर दिया है, रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। उस हम कह सकते हैं लेवल पर नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए। तब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर किस तरह से ये जो है असरअंदाज़ होगा? जी, जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये एक अवाम में इस वक़्त काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है, स्पेशली प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बाद। अच्छा, लेकिन अवाम को तो बेचारों को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं होती है। मैं इसकी ज़रा आपको बताता हूँ कि प्लीज़। ये एफडीआई एक होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक टर्म होती है। ये एफडीआई में आता है कि जब भी कोई गैर मुल्की कंपनी आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो उससे रोज़गार के बड़े मौके आते हैं, इकोनॉमिक सर्कल जो है वो बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत आगे जाती है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है उसका मसला कुछ और था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो कॉस्मेटिक्स में थी, वो शैम्पूज़ बनाती थी, वो जिलेट बनाती थी और इस तरह की चीज़ें बनाती थी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल को पाकिस्तानी कंपनियों से शदीद मुकाबले का सामना था। क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक गैर मुल्की कंपनी थी और वो अपने जिस तरह होते हैं वो बड़े-बड़े तनख़्वाहें, बड़े ऑफ़िसेज़ उनके और हर चीज़ के लिए छोटे से छोटे काम के लिए भी वो बंदा रख लेते हैं।
और पाकिस्तानी तो इस तरह नहीं करते हैं, वो तो एक काम जो है वो 7 काम एक बंदे को दे देते हैं और वो चला रहा होता है। तो उनकी प्राइसेज़ जो है ना और क्वालिटी वो प्रॉक्टर एंड गैंबल को ले बैठी और वो लोकल मार्केट को जो है ना सहार नहीं सके। ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, ये मैं आपको बताऊँ कि ठीक है। हमारी लोकल मार्केट भी इस काबिल हो गई है। बल्कि मैं ज़िम्नन आपको बताऊँ कि पाकिस्तान इस वक़्त थाईलैंड, चाइना और एक और मुल्क इस वक़्त मुझे याद नहीं आ रहा, उन्हें कारें भी एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या बात जी, है! जी, क्या माशाल्लाह, बात है! माशाल्लाह। ज़बरदस्त! जी, जी। दैट्स अमेज़िंग। तो ये मतलब एक गैर मुल्की कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी Couldn't compete within the couldn't compete with the Pakistani's local company, market। right? तो वो इस वजह से गई है, वो इस वजह से नहीं गई कि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक वो डिज़ास्टर है या वो कुछ है। उसका रीज़न ये था। अच्छा शेल जो है वो उसका और रीज़न था, वो शेल मतलब अपना थोड़ा वो अखराजात बचाना चाह रही थी। उसने काम खत्म नहीं किया, उसने थर्ड पार्टी को वो दे दिया उसने मतलब अपना काम जो है, राइट। वो तो शेल तो गई नहीं है। अच्छा ठीक लेकिन है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि वो तो चलें ये लोगों को बहुत मतलब ये ज़ोर-ओ-शोर से याद हैं इनके। क्यूरियोसिटी है ना ये कि 2 क्या वजह ये है? 2 कंपनीज़ के नाम तो हर एक को आजकल याद हैं, लेकिन वाफ़ी कंपनी का नाम क्यों नहीं याद? जो कि बताइए इस हवाले से। जिसने मतलब आके इतनी इन्वेस्टमेंट की है ऑयल ऑयल सेक्टर में आप अरामको जो है, आपने पेट्रोल पंप्स अरामको देखे देखिए होंगे, स्टार्ट हो ये चुका है। ये सऊदी अरब की $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एक मतलब मज़हर है, जो कि उसने इट्स अ ऐलान किया ग्रेट हुआ है। प्रोजेक्ट। अरामको आ गई है पाकिस्तान में। अच्छा उसके बाद एक ऑटो कंपनी है, ऑटो के पेट्रोल पंप्स जो हैं वो आ गए हैं, फिर एचटीएल के आ गए हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको ऑयल सेक्टर में बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि और मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में पाकिस्तान में वो आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड दे आर वेरी होपफुल टू मेक गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। क्योंकि 26 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ बहुत आबादी होती है, आबादी की ज़रूरियात होती हैं, रोटी कपड़ा मकान के अलावा उनकी बेशुमार ज़रूरियात बहुत होती हैं सी। और अगर आप उनको अच्छी क्वालिटी दें और अच्छी प्राइस दें, तो वो क्यों नहीं करेंगे? तो इसलिए ये तो एक पाकिस्तान तो गोल्डन एग लेइंग डक है उनके लिए, सबके लिए। तो ये इंशाअल्लाह ताला एफडीआई पाकिस्तान में और से और आएगी और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते रहेंगे। दैट्स ग्रेट इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह आपने हुकूमत के हवाले से बताया गया, जिस तरह आपने सर्टेन टारगेट्स बताए और जिस तरह से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्केल पर बाकी ममालिक भी अपने टाई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सब तो मौजूदा हुकूमत में हो रहा है टू सम एक्सटेंट। कुछ अगर हम पैरामीटर्स या कुछ मेजरमेंट्स जो है नोट डाउन करते हैं, बुलेट पॉइंट्स अगर नोट डाउन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सब कुछ मौजूदा हुकूमत कर रही है या मौजूदा हुकूमत में मौजूद ये जो पार्टीज़ कर रही है, स्पेशली नून लीग, क्या अगले इलेक्शंस में भी वोट इनके हक में जाएगा? जी, जी, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन आपने पूछा क्योंकि बिकॉज़ दे विल इवैल्यूएट, नहीं, नहीं, अवाम तो बिल्कुल नहीं, इवैल्यूएट नहीं, आपका करेगी ना बहुत ऑन द अच्छा क्वेश्चन बेसिस इस ऑफ आपका परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह है कि जो हमारे सामने केपीके है, जहाँ 2013 से पीटीआई की गवर्नमेंट है और उस सूबे में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो सूबा बहुत पीछे रह गया, लेकिन उसके बावजूद वोट जो है, वो नज़रिए को डल रहा है, वो बयानिए को डल रहा है। तो इस वक़्त पंजाब में माशाल्लाह सबको मालूम ही है कि जितना ज़बरदस्त काम हो रहा है और मतलब मैं अगर उनके प्रोजेक्ट्स ही गिनवाना शुरू कर दूँ तो आपका पॉडकास्ट का टाइम खत्म हो जाएगा। इसको सैकड़ों प्रोजेक्ट जो हैं उनके चल रहे हैं। पंजाब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसके किसान, उसके मज़दूर, उसके स्टूडेंट्स, उसके जॉबलेस पीपल मतलब एवरीबॉडी इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर। और सॉरी टू आई वांट टू ऐड वन थिंग कि इस चक्कर में पंजाब और सिंध की आपस में जी, अक्सर जी, जी, बल्कि वर्बल उस आप उससे देखिए भी क्लैशेस हाँ। शुरू हो जाते हैं। तो मतलब सिंध में भी आप देख लें कि कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ भी बयानियों को वोट पड़ता है। तो अब अगला इलेक्शन वाक़ई आपकी बात बहुत अहम है कि ये तमाम तर करने के बावजूद आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को चाँद पे ला के बिठा दें, तो वो फिर भी आपको वोट ना दे, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मेरे ज़ाती ख़्याल में अगर जब भी 2029 में अगर इलेक्शन होते हैं, जी। अगर वहाँ तक जाते हैं हम और एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त मतलब मुआशी सूरत-ए-हाल हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो उस वक़्त एक स्प्लिट वोट जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा। रियली? क्योंकि सिंध जो है ना वो तो मेरे ख़्याल में नहीं तब्दील होने वाला। एज़ सिंध इट इज़ सिंध सिंध की वही वो तब पाकिस्तान रहेगी पीपल्स पार्टी। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होल्ड रहेगा। कराची की अलबत्ता जो हैं वो 20 सीटें हैं। कराची में थोड़ा-सा स्प्लिट एक मैंडेट आ सकता है। शायद वहाँ से नून लीग एक ये आप प्रेडिक्शन कर ये रहे हैं? प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं नाइस 2029 के ज़बरदस्त। लिए, आज 2025 में। नाइस, हाँ, नाइस। और एक वैसे कराची से मुझे थोड़ी-सी उम्मीद इस तरह है क्योंकि कराची एक बहुत ज़रा पढ़ा-लिखा शहर है और वो मतलब किसी को जाँच के ही वोट देते हैं। तो अगर उन्होंने देखा
कि लाहौर बहुत आगे चला गया और कराची बेचारा कराची बन के रह गया है, तो हुँ। वो जो है वो स्विच देयर शायद नून ठीक लीग है। को वोट दे दें। ओके। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उधर वो आबादी की बहुत तक़सीम है, महाजर, पठान, ये वो बहुत है, तो वो ज़ाहिर है अपनी-अपनी पार्टीज़ को वोट देते हैं। तो 10 एक सीटें मेरे ख़्याल में, अगर अगर वो ख़याल राइज हुआ वहाँ उस वक़्त, तो 20 में से 10 सीटें नून लीग वहाँ से निकाल यानी कि आप सकेगी। कह रहे हैं कि अगला अ, पाकिस्तान का जो अगला हुकूमत का टेन्योर हम देखते हैं या इलेक्शंस देखते हैं, वो नून लीग के हक में नहीं, नहीं, जा नहीं, नहीं, सकते मैं हैं। अभी तो मैं शुरू हुआ, कराची से शुरू हुआ अभी तो मैं। चलें, कराची को तो चले हम कह देते ना तो कि 10 सीटें कुड बी, वहाँ से, चांसेस। उसके अलावा सिंध से मेरा नहीं ख़्याल कि शहरी सिंध से शायद कुछ सीटें जो है वो नून लीग निकाल ले। देहाती सिंध से तो ज़ाहिर है उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला। तो आगे आप आ जाएँ तो उसके बाद पंजाब, सबसे बड़ा जो बैटलफ़ील्ड है वो पंजाब है। 141 पंजाब। सीट्स हैं उसकी, 272 में से 141 सीट्स हैं। अच्छा, 141 में से तकरीबन कोई 50 के करीब जो सीटें हैं वो साउथ पंजाब की हैं। अच्छा, साउथ पंजाब में नून लीग का एक बड़ा मज़बूत मतलब होल्ड है। लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी का भी अच्छा, अभी भी उन्होंने 5-6 सीटें जो हैं इस इलेक्शन में भी वहाँ से निकाली हैं। तो मेरे ख़्याल में जनरली यही ट्रेंड रहेगा अगले इलेक्शन में भी, और शायद वो पीपल्स पार्टी की सीटें जो है ना वो लूज़ हो जाएँ, वो भी नून लीग को चली जाएँ। इन क्योंकि पंजाब, साउथ पंजाब के, साउथ साउथ पंजाब। पंजाब की। अच्छा, अब मैं सेंट्रल पंजाब पे आ जाता हूँ। साउथ पंजाब मतलब आप कह लें सादकाबाद, रहीम यार खान से लेकर, 40 प्लस सीट्स है ना तो साउथ पंजाब ये की। तकरीबन मतलब आप विहाड़ी तक कह लें उसको, ये क्या साउथ पंजाब है। मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, खानेवाल, ये वो सब कुछ मतलब जो है उसमें डीजी आपने खां। अभी से ही प्रेडिक्शन देना शुरू कर दी है। अच्छा। आज 1.5 साल या हार्डली हम कह चले 2 साल तक की जो परफॉर्मेंस अब तक की है, जी, जी। हाँ। नून लीग की उसके बेस पे अच्छा, चले जी। अब सेंट्रल पंजाब में आ जाते हैं। सेंट्रल पंजाब में एक जो बड़ी तक़सीम हमें नज़र आती है, वो शहरी इलाकों की और दही इलाकों की आती है। क्योंकि दही इलाकों में जो है, वो ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से वहाँ ज़ात बरादरी पे भी वोट डल जाता है, लेकिन शहरी इलाकों में प्योर नज़रिए पे वोट डलता है। तो लाहौर शहर जो है, वो नून लीग का गढ़ हमेशा से रहा है। 2018 के जो इलेक्शन थे, जो कि इमरान खान साहब ने जीते थे, उसमें भी 11 में से 7 सीटें जो हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, जो हालाँकि वो अपोज़िशन में थी। तो लाहौर में मेरे ख़्याल में, मतलब हालाँकि उस वक़्त यंग जनरेशन जो है वो तो पीटीके की हामी होती है, बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में लाहौर भी जो है वो नून लीग को ही वोट देगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है। सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौक़े जो है वो लाहौर में हैं। तो आप फ़ैसलाबाद देख लें, फ़ैसलाबाद में पिछली दफ़ा जो है वो पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था, और 7 की 7 सीटें जो हैं वो पीटीआई ले गई थी। मेरे ख़्याल में वहाँ स्प्लिट एक मैंडेट आएगा, और 3-4 मतलब 3 शायद नून लीग की हों और 4 पीटीआई की, या 4 नून लीग की और 3 पीटीआई की। अच्छा, गुजरांवाला की 3 सीटें हैं, वो मेरे ख़्याल में, क्योंकि वो पहले से प्रेडोमिनेंटली जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। इस इलेक्शन में वो तीनों की तीनों हार गए हैं खैर, बल्कि सॉरी 2 हारे हैं, 1 जीते हैं। वो तीनों आ जाएँगी। अच्छा, शेखुपुरा आगे, आप फिर वहाँ से साहिवाल, उकाड़ा और इधर से कसूर से आते जाएँ आगे गुजरांवाला, ये जेहलम तक की जो बेल्ट है, ये सारी। ये तकरीबन जो है ना, इसमें मतलब आप समझ लें कि 50 से ज़्यादा 60-65 सीटें होंगी। इस 60-65 सीटों में 10-12 सीटों के अलावा आई सी नून लीग स्वीपिंग इट। ओह! यस, वॉव! यस। और फिर नॉर्थ पंजाब आ जाता है। नॉर्थ पंजाब जो है वो फिर झेलम से लेकर तो अटक तक है। उसमें अटक तो अब ज़ाहिर है वहाँ मेजर ताहिर सादिक का ईमान, उनकी बेटी वो लड़ती हैं पीटीआई की तरफ से, और बहुत स्ट्रॉन्ग सीट है उनकी, वो एक मतलब फैमिली सीट समझ लें। पिंडी शहर जो है वो क्योंकि वहाँ उनके मिनिस्टर थे गवर्नमेंट्स में ताहिर के, वो कियानी जो थे, और अच्छे उनके लीडर हैं। तो पिंडी में भी एक स्प्लिट मैंडेट हमें देखने को मिल सकता है। जेहलम, चकवाल, चकवाल में पिछली दफ़ा बहुत सख्त मुकाबले हुए थे, और कुछ हज़ार वोटों से जो है ना, वो जो भी जीता था, वो जीता था। तो इस दफ़ा मेरा ख़्याल है कि चकवाल भी नून लीग को ही वोट देगा। तो नॉर्थ पंजाब में, ये जो फ्लड्स हैं, नॉर्थ हाँ पंजाब जी। में स्पेशली फ्लड तो सेंट्रल और उसके साउथ बाद साउथ। ये इनके जो विज़िट्स रहे, वो भी एक जी, इनकी जी, वो काफ़ी काम परफॉर्मेंस किया उन्होंने, इसमें बड़ा ऐड हो सब जाती कुछ है। किया, बड़ा हाँ वो, जी। और लोग याद रखते हैं, जो मुसीबत ज़दा बंदा होता है, वो याद रखता है कि कोई हमारे पास आया था और उसने हमारे ज़ख्मों पे हाथ रखा था और हमें दिलगिरी की थी, और उसके बाद हमें कुछ उन्होंने कम्पेंसेशन भी दी थी, ये लोग याद रखते हैं। तो अब ये नॉर्थ पंजाब हो गया, इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि 75% जो है ना नून लीग का स्वीप हो। सबसे इम्पोर्टेंट है केपी, मतलब ये 141 सीट्स हैं पंजाब की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें से मेरे ख़्याल में 100 प्लस सीट जो हैं वो नून लीग जीत जाएगी। लेकिन 100 प्लस सीट्स आर नॉट इनफ, क्योंकि 136 का मैजिकल फिगर चाहिए होता है आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो कि 2013 में नून लीग ने अचीव किया था। अब केपी में अगर आप आ जाएँ तो केपी के जो मतलब जो थोड़े से ज़रा फार फ्लंग एरियाज़ हैं ना, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल डीआई खान का जो करक है, उसके साथ टांक वाला इलाका है,
वही नज़रिया ही काम करेगा, वहाँ बयानिया ही काम करेगा। स्वात का फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुराद सईद का बयानिया की जंग क्यों है? ये बयानी की जंग तो बहुत मुश्किल है इसको कुछ कहना कि बयानी की जंग क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि जब बयानिया नून लीग ने अपनाया था वोट को इज़्ज़त दो, तो उसके मुकाबले में पीटीआई के पास कोई बयानिया नहीं था। लेकिन उसके बावजूद और 13 से 18 अपनी गवर्नमेंट की एक नाक़िस तरीन पॉलिसियों और कारकर्दगी के बावजूद केपी ने एक प्रेडोमिनेंट किस्म का और एक ओवरवेलमिंग में वोट दिया था इमरान खान को। वो एक शख्सी कशिश भी होती है, यही हाल भुट्टो साहब का भी था। वो भी मतलब जो है इसी तरह फिर वो नारे वो जो लगाए होते हैं, दूसरों को बुरा-भला कहा होता है, वो कुछ लोग मतलब उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में केपी में जो शहर हैं वहाँ से शायद नून लीग को कुछ सीटें मिल सकें। अलबत्ता बाकी सूबा जो है 41 पहले तो सीटें होती थीं, इस वक़्त मेरा ख़्याल है वो 50 शायद सीटें हैं। तो 50 सीटों में से मेरे ख़्याल में 35 सीटें जो है ना वो तो पीटीआई जीत लेगी। तो 10-12 जो हैं वो नून लीग के पास भी आ सकती हैं और 2-3 ये एएनपी जमात इस्लामी वग़ैरह जो हैं। चलें, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नून लीग वुड बी इन अ पोज़ीशन टू मेक गवर्नमेंट लेकिन वो अलायंस की ही गवर्नमेंट होगी। टिल द टाइम दरमियान में सियासत का अगले दिन का कुछ पता नहीं होता कि यू ऐसा हो नेवर नो, जाए राइट। कुछ ऐसा हो जाए कि इनके पास भी बयानिया आ जाए। और अगर वो बयानिया अवाम में मकबूल भी हो जाए, तो उस बयानी की फिर एक लहर भी चलती होती है। जिस तरह 24 के इलेक्शन में चली थी। मतलब 24 के इलेक्शन से पहले एक लहर चल पड़ी थी ना और वो फिर उन्होंने लोगों ने काफ़ी मेजॉरिटी में वोट दिया था। तभी तो उनकी 30 सीटें ज़्यादा आई थी नून लीग से। तो कल को क्या होता है ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन इफ इट गोज़ द सेम वे व्हिच इज़ गोइंग एट द मोमेंट मेरे ख़्याल में कोई 110, 115 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन में जीत जाएगी। बट इट विल स्टिल बी डिपेंडेंट अपॉन अदर पार्टीज़ टू मेक द गवर्नमेंट। लेकिन मेरे ज़ाती ख़्याल में पीटीआई का अगला इलेक्शन जीतना अब बहुत मुश्किल हो गया। वो जिस तरह आपने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इवन विद लॉजिकल स्टेटमेंट्स, और नाज़रीन को भी ज़ाहिर है पता है कि इस वक़्त कहाँ सियासी जमातें जो है वो स्टैंड कर रही हैं, और इसके साथ-साथ जो अलायंस है वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है पूरी अच्छा पाकिस्तान को सॉरी लेके, मुझे पाकिस्तान की थोड़ा-सा तरक्की वक़्त को दीजिएगा, लेकर। मुझे एक चीज़ याद आई है जी। कि देखिए 1970 का इलेक्शन जो था, वो एक बहुत अहम इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख़ में और उसमें भुट्टो साहब पहली दफ़ा जो है वो हिस्सा ले रहे थे और वो भी भुट्टो साहब और इमरान खान तकरीबन मिलते-जुलते मतलब शख्सियतें हैं। वो भी उन्होंने आके नए ट्रेंड दिए थे अवाम में, पहले आप कह के बुलाया जाता था एक-दूसरे को मुखालफिन को भी, उन्होंने तुम और तू कह के बुलाया, उनको आवाज़ें कसे, सब कुछ किया। खान साहब ने भी माशाल्लाह सब कुछ यही किया मतलब अखलाकियात के जनाज़े दोनों ने निकाल के रखे। तो भुट्टो साहब जो है उनका जो 1970 के इलेक्शन में उनका जो फाइनल टोल आया था सीटों का वो 81 था। अच्छा और मुजीबर रहमान का खैर 162 था, वो एक सेपरेट स्टोरी है उसमें हम नहीं जाते। लेकिन 81 सीट्स जो हैं उसकी बेस पे इन्होंने पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान कह लें बाद में एक गवर्नमेंट बना ली थी और इनकी एक बहुत बड़ी फैन बेस थी और बहुत ज़बरदस्त इनका एक पर्सनल ऑरा था भुट्टो साहब का। लेकिन भुट्टो साहब ने भी 73 का खैर अब 20 दिसंबर 71 को वो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। उसके बाद 73 का खैर जब आइन बना तो दोबारा फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। तो दिसंबर 71 से लेकर मार्च 77 तक जब तक उन्होंने दोबारा इलेक्शन कराए, तकरीबन 6 साल बनते हैं ये, तो उसमें उन्होंने कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं दी थी। उन्होंने अपने मुखालफिन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो नेशनलाइज़ कर ली थी, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ी, जिसकी वजह से इकॉनमी में बहुत बुरा असर पड़ा और जिसकी वजह से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई, बल्कि यहाँ से कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्त हुई थीं। अच्छा उन्होंने इसके अलावा भी मतलब वो उन्होंने बहुत नारे लगाए थे कि हम लैंड रिफ़ॉर्म्स करेंगे और बड़े-बड़े राइट, जागीरदारों से ज़मीनें लेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सारे ठीक। सियासी नारे थे, झूठे नारे थे। अच्छा, तो 77 में जब इलेक्शन हुए तो हालाँकि उन्होंने धाँधली की उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन उसके बावजूद उनकी सीटें कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक, उनकी एक सिंपल मेजॉरिटी थी। तो यही मेरे ख़्याल में भुट्टो साहब और इमरान खान तकरीबन एक ही माज़ी पैरेलल, दोबारा दोहरा रहा है। पैरेलल, तो हिस्ट्री इज़ ये रिपीटिंग और इटसेल्फ। इसको उसे सबक हासिल करना चाहिए इमरान खान को कि जो लोग हैं वो जज़्बाती नारे और उन पे एक हद तक यकीन करते हैं। उसके बाद जो वाहिद चीज़ जो आपको इलेक्शन जितवा सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस है। तो बिल्कुल उनको ठीक बात चाहिए है। कि नए वज़ीर आला आए हैं, वो परफ़ॉर्मेंस पे तवज्जो दें अपने सूबे में, जिस तरह रादर पंजाब दैन, की वज़ीर आला दे रही है और वो परफ़ॉर्मेंस के ज़रिए अगले इलेक्शन में वोट लेने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक बात की आपने। उम्मीद है कि आपने जो इस वक़्त कहा बयानी की जंग के हवाले से, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के हवाले से, सियासी जमातों की परफ़ॉर्मेंस के हवाले से,
स्पेशली केपी के वज़ीर आला जो इस वक्त रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से माननीय पीटीआई तक भी पहुंचे और वो इस पर नज़रसानी करें. Anyways, thank you, sir, for being part of the show today and taking out your Absolute pleasure. precious time. Absolute pleasure to be. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned till we get back to you guys in the next session. Bye bye.